नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार का आज का बुलेटिन और मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की सुर्खियां देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगी 4269 आरक्षकों की भर्ती, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण बर्बाद हुए गेहूं का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अदालत ने कहा गेहूं व अन्य अनाज का बारिश में भीगना चिंता का विषय। मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश, सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए अनाज। मध्य प्रदेश की सियासत में हुई चीन की एंट्री, भाजपा नेता प्रभात झा ने कमलनाथ को बताया चीनी एजेंट। मध्य प्रदेश में अनलॉक का 26वां दिन 8 मौतों की खबर लेकर आया। अब तक 12,670 लोग संक्रमित, मुरैना में चंबल नदी की सीमा सील। सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कुछ ही दिनों में 4269 आरक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्णय लिया है। उन्होंने डीजीपी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए एक विशेष अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसमें आरक्षक से लेकर डीजीपी और गृह मंत्री तक का इलाज हो सकेगा। यह अस्पताल पीपीई मोड में निर्मित होगा। देखिए इस खबर को। लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4269 आरक्षकों की भर्ती होगी। ये फैसला शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इसके साथ ही उद्योगों की सुरक्षा के लिए सिंगरौली भेजे गए जवानों को भी वापस बुलाने को लेकर चर्चा की गई। सरकार वहां से जवानों को वापस बुला सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने 4269 आरक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिश्रा ने कहा लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्य किया है। आने वाले समय और पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा ड्रेस और गन में सुधार को लेकर भी चर्चा की गई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्पताल पीपीई मोड पर बनाया जाएगा। इसमें आरक्षक से लेकर डीजीपी और गृह मंत्री तक का इलाज होगा। इलाज की सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खुफिया एजेंसी को लेकर भी कार्य किया जाएगा। पुलिस सुधार पर विशेष जोर है। इस मीटिंग में और भी कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे जो एडीजी स्तर के अधिकारी जिन विभागों को देखते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जैसे एसएएफ का सेक्शन होता है, इंटेलिजेंस का सेक्शन होता है, उसकी समीक्षा की। आज 3-4 ही विभाग देख पाए, पर लगातार उनको आने वाली दिक्कत और उनके किए गए कार्य दोनों के बारे में आज विस्तृत बातचीत हुई है, विस्तार से बात हुई है, प्रेजेंटेशन भी हुआ है। आज तय उसमें आया कि पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया है और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को चीनी एजेंट कह दिया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे कमलनाथ ने चीन के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आखिर क्यों लिया गया, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ हुआ, इस पर उन्होंने कमलनाथ से जवाब मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में कई कार्य किए हैं। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में झा ने कहा कि इस संबंध में खुलासा हुआ है, यह ऑन रिकॉर्ड है। इससे जुड़े दस्तावेज भी सामने आए हैं। झा ने कहा कि चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अब यह भी समझने वाली बात है।
उन्होंने कहा, जो भी दस्तावेज सामने आए हैं उनके आधार पर मैं अपनी भाषा में कहूं कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। झा ने यह भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की पार्टी कांग्रेस के बीच बहुत सारी बातों का समझौता होता है। इसी क्रम में एक समझौता हुआ है कि भारत में जो सामान सहजता से उपलब्ध है उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिन्हित की गईं जिनका आयात करने का तय हुआ। इसके अलावा आयात पर टैक्स भी 100 से 200% से घटाने की बात तय हुई। प्रभात झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उसके पैसे से कांग्रेस की मदद की गई। पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा गया। ये एक नेशनल क्राइम है और इसके जिम्मेदार उस समय के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में कमलनाथ को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग गांव-गांव में इस संबंध में लोगों को बताएंगे। यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, फाउंडेशन में कितने पैसे और क्यों आते रहे। कमलनाथ तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में वर्ष 2004 से 2009 तक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद, कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद, आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हम इतना नहीं समझते कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा, तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ। अब वो आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के कारण भीगते अनाज की तमाम खबरें और तस्वीरें सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए। हाईकोर्ट इंदौर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को ये निर्देश दिए हैं। हालांकि ये जनहित याचिका निराकृत कर दी गई, लेकिन सरकार को कई निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश भर की अनाज मंडियों में जो गेहूं खुले में रखे हुए हैं उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाने की तुरंत व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा कि गेहूं एवं अन्य अनाज का बारिश में भीगना चिंता का विषय है। अनाज को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रदेश की मंडियों में बारिश से भीगे गेहूं को लेकर एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी। 22 जून 2020 को कोर्ट ने इसे सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस एस.सी. शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पैरवी की थी। याचिका में उल्लेख किया गया था कि इस बार देश में सबसे ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। जनता से टैक्स के रूप में मिले पैसों से सरकार इसकी खरीदी करती है और फिर इसकी बर्बादी हो जाती है। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता पुण्यमित्र भार्गव ने पैरवी की थी। शासन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि केवल सूचनाओं के आधार पर याचिका दायर की गई है, इसमें कोई आंकड़े नहीं हैं, इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने गेहूं के भंडारण भीगने से बचाने के आदेशों के साथ याचिका निराकृत कर दी। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। अनलॉक का 26वां दिन 8 लोगों की मौत की खबर लेकर आया, तो वहीं अब चंबल नदी के किनारे सील कर दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 197 नए मरीज मिले हैं। वहीं 8 लोगों की संक्रमण से मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश की राजधानी में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 50 नए मामले सामने आए। राजभवन हॉटस्पॉट बना हुआ है। 5 और लोग यहाँ संक्रमित हुए हैं। यहाँ पर अब तक 37 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मचारी हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,670 हो गई है। वहीं महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 542 पहुंच चुका है। मुरैना में लगातार बढ़ते केस को देखते हुए चंबल नदी पर एक बार फिर सीमा को सील कर दिया गया है। शहर में ई रिक्शा के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। आगरा और धौलपुर से आने वाले लोगों को अब पास बनवाना पड़ेगा। साथ ही बॉर्डर पर आने जाने वालों के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।